हेलो एवरीवन। देखो, अपन ने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर ही स्टार्ट किया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तक पहुंच गए थे। मैंने आपको बोला था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लांक क्वांटम थ्योरी और क्या पढ़ के आना है, और क्या पढ़ के आना था, और पढ़ के आना था प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अपन इनकी बात आज करने वाले हैं। सबसे पहले बात देखिएगा, बहुत सिंपल सिंपल से डेफिनेशन है, फॉर्मूले वगैरह आज यूज में आने वाले। मैंने को इसलिए लिखा है थोड़ा सा टाइम भी कम कंज्यूम हो और थियोरटिकल पोर्शन है इसलिए। ठीक है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर का मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति। आइंस्टीन वगैरह ने, कुछ लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट किए तो उनको लगा कि पार्टिकल नेचर होता है, फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, मतलब आइंस्टीन वगैरह ने देखा कि इनका वेव नेचर होता है, फिर और कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए तो मालूम चला पार्टिकल नेचर वगैरह होते हैं। ठीक है, न्यूटन वगैरह ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ऐसा बोला गया कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, वो दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, एक तो कण की तरह और एक तरंग की तरह। अगर कण की तरफ व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उसका संवेग होता है, क्या होता है, मोमेंटम होता है। मैं इंपोर्टेंट पॉइंट साथ में लिखता जाऊंगा, है ना। अगर कण की तरफ व्यवहार करे तो उससे रिलेटेड क्या होता है, मोमेंटम भी होना चाहिए पी। और तरंग की तरह व्यवहार करे तो उस समय क्या होना चाहिए, उसका वेवलेंथ लैम्डा, ये होने चाहिए। ठीक है बात। अब सुने बात को आगे। कण प्रकृति द्वारा किस किस की व्याख्या होती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट। कण प्रकृति द्वारा तीन चीजों की व्याख्या की जा सकती है, किसकी, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, कृष्णिका ये बोलते हो जो विकिरण। सेकेंड नंबर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और तीसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इनकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, कण प्रकृति द्वारा। और तरंग प्रकृति द्वारा किसकी व्याख्या की जाती है, तरंग प्रकृति का मतलब कंटिन्यूअस हो, कण प्रकृति का मतलब कंटिन्यूअस नहीं, एक पार्टिकल फेंका, कण कंटिन्यूअस नहीं होता है, तरंग क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो तरंग प्रकृति द्वारा इंटरफेरेंस, व्यतिकरण और विवर्तन मींस डिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो ये मैंने आपको लिख रखा है पूरा, समझ में आ गई बात। कण और तरंग प्रकृति दोनों की तरह ट्रीट करेगा। अपन पहले बात करते हैं उसके तरंग प्रकृति की। तो मैंने हेडिंग लगाई है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिन्हें अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। मैक्सवेल साइंटिस्ट था, उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, फिजिक्स में वैसे पूरी पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है ईएम वेव, लेकिन इसने क्या बोला मैक्सवेल ने ये बोला कि अगर कोई त्वरित एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, कैसा चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और किस रूप में गति करता है, तरंग के रूप में गति करता है। तो चार्ज पार्टिकल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र उसने उत्पन्न कर दिया तो दो हो गए, गति कर रहा है तो इसको बोला कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसका मतलब दो कंपोनेंट होंगे, विद्युत और चुंबकीय। देखो, मैक्सवेल के अनुसार त्वरित आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उन तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव ऐसे होती है, बेसिकली ईएम वेव ये होती है, ये, ठीक है, ये ईएम वेव है, 1 2 3, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, ऐसे ईएम वेव गति कर रही है। ये अगर इसका विद्युत क्षेत्र है तो ये कौन सा होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो तीनों एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये तरंग संचरण की दिशा। अब 2 डायमेंशन में बनाना था डायग्राम, इसलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ब्लैक वाला है, ब्लू वाला कैसा है, मैग्नेटिक, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसा बोल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर होगा किसके, तरंग संचरण के। तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, पहली बात। सेकेंड नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब निर्वात में भी गति कर सकती है। और किस वेग से गति करेगी, प्रकाश के वेग से। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड। चलो आगे, कुछ डेफिनेशन है, अब आगे कुछ डेफिनेशन है, उसमें पहली डेफिनेशन, ठीक है, मैं इनको हटा रहा हूं, अब अपन बात कर रहे हैं आगे।
फर्स्ट क्या आ रहा है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ये एक वेव है, ये एक ईएम वेव मान ली मैंने, कोई भी वेव मान ली, इसका एक पीक पॉइंट है और एक क्या है, डेप्थ पॉइंट है। इसको बोलते हैं श्रृंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंग, और इसको बोलते हैं ग्रत, हिंदी में बोलेंगे इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको बोला जाएगा ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। अब क्रेस्ट और ट्रफ है तो दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट, ये दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट या दो कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट ले लो या दो कंटिन्यूअस ट्रफ ले लो, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। देखो अगर लॉजिकल बात बोलूं ना तो इसका मतलब तो ये है कि एक तरंग की जो लंबाई होती है, एक तरंग की जो लंबाई होती है उसी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। कोई जरूरी नहीं, मालूम कैसे चलेगा एक तरंग कंप्लीट हो गई है, जब तरंग कंप्लीट होगी तो वापस रिपीटेशन होना स्टार्ट होगा। सुनना बात को इधर, अगर जैसे मैं यहां से अगर तरंग काउंट करता हूं तो देखो अभी तक कहीं से रिपीट नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ, जैसे ही यहां जाऊंगा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक भी क्या है, एक तरंग ही है, एक तरंग दैर्ध्य है। तो इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई भी लोगे तो वो क्या होगी, तरंग दैर्ध्य ही होगी, ठीक है। अब किसी ने यहां से लिया तो देखो अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है, 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 यहां आया और रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, तरंग की लंबाई होगी, तरंग दैर्ध्य होगी। आ रही बात समझ में। दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट या दो कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। लंबाई है तो लंबाई है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट की बात करो तो मीटर होगा, नॉर्मल अदर यूनिट की बात करो तो एंगस्ट्रॉम होगा या फिर नैनोमीटर होगा। नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर, एंगस्ट्रॉम पहले बता चुका हूं 10 की पावर -10 मीटर, ये होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसके बराबर होगा, अगर मेरे को ऐसा बोला जाए 1 नैनोमीटर बोला जाए तो वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही है। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9, ये 10 इंटू 10 की पावर -10 होगा, तो ये भी 10 की पावर -9 बन जाएगा। इसका यूज किया जाएगा मेनली, नैनोमीटर में दे रखी होगी, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा तो 10 एंगस्ट्रॉम 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दूसरी डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति का मतलब ये होता है, आप एक पॉइंट पहले फिक्स कर लो कहीं पे, जैसे मैंने ये पॉइंट यहां पे फिक्स कर लिया, इस पॉइंट का ऑब्जर्वेशन देखो, इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, अगर मान लो 5 सेकंड में 60 तरंग गुजर गई, तो मैंने तो बोला 1 सेकंड में कितनी गुजरी, 60/5 कितना आया, 12। तो तरंग पर सेकंड आएगा, क्या आएगा, तरंग पर सेकंड आएगा, इसकी यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकंड, मीन सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं अपन, हर्ट्ज, HZ। एक बात बताता हूं, अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो तरंगे क्या होगी, पास पास में होगी, ऐसे, ये ऐसे होगी तरंगे, क्योंकि आपने 1 सेकंड में तरंग क्या होगी, ज्यादा गुजरेगी, 1 सेकंड में तरंग क्या होगी, ज्यादा गुजरेगी। और अगर आवृत्ति कम होगी तो इसका मतलब तरंग लंबी होगी, ऐसे ऐसे तरंग क्या होगी, लंबी होगी। अब सुने बात को, इस दोनों में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड न्यू, इसको न्यू बोलते हैं ना, वी नहीं न्यू है, NU, न्यू। क्या होता है दोनों में रिलेशन, देखते सुने बात को। अगर मैंने बोला न्यू का मतलब क्या होता है, किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, आवृत्ति मैंने बोली न्यू है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में न्यू तरंगे पास होती है, न्यू तरंगे गुजरती है। अगर न्यू तरंगे गुजरती है तो कितनी लंबाई गुजर गई, एक तरंग की लंबाई होती है कितनी,
लेमडा तो न्यू तरंगे गुजर गई तो न्यू इंटू लेमडा, तो कितनी डिस्टेंस कवर हो गई, तय दूरी, तरंग द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, न्यू इंटू लेमडा, वो भी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय दूरी, तरंग द्वारा तय दूरी कितनी हो गई बोलो, लेमडा इंटू न्यू। इसका मतलब 1 सेकंड में तय दूरी को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है, सी, तो सी बराबर न्यू इंटू लेमडा, ये रिलेशन होगा। अब सी क्या है, कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है तो न्यू बढ़ेगा तो लेमडा क्या हो जाएगा, कम, न्यू कम होगा तो लेमडा बढ़ जाएगा। ठीक है बात, ये आ गया इन दोनों में रिलेशन, सी बराबर न्यू इंटू लेमडा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ध्यान रखें। अगला 3rd नंबर की डेफिनेशन, 3rd नंबर, तरंग संख्या, वेव नंबर, तरंग संख्या वेव नंबर, क्या होता है वेव नंबर, न्यू बार, न्यू बार। इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या को, तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। तो देखो, अगर लैम्डा लंबाई होती है तो कितनी तरंग होती है, 1, इकाई लंबाई में कितनी तरंग हो जाएगी, 1 बटा लैम्डा, और 1 बटा लैम्डा को अपन क्या बोलते हैं, न्यू बार, तरंग संख्या। लैम्डा लंबाई में 1 तरंग होती है तो 1 इकाई लंबाई में कितनी तरंग हो जाएगी, 1 बटा लैम्डा, और 1 बटा लैम्डा मींस इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या को क्या बोलते हैं, तरंग संख्या बोलते हैं। यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, यूनिट मीटर इनवर्स, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, आगे देखो 4th नंबर, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टी, आवर्तकाल टाइम पीरियड टी का मतलब ये होता है किसी तरंग को एक चक्कर पूर्ण करने में, किसी तरंग को एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय, लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। टाइम है तो यूनिट क्या होगी, सेकंड, तो टी बराबर 1/न्यू, यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। ये बेसिक इनके बारे में बात हो गई अपनी, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, और उससे रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इनकी बात कर ली। अब इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल की बात करेंगे अपन। उससे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है वो बता देता हूं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, क्यों अपन को आइडिया रखना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती कौन कौन सी, ईएम वेव्स कौन सी होती है वो देखते हैं। ईएम वेव्स होती कौन सी है, फर्स्ट देखो, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, कॉस्मिक गामा, उसके बाद एक्स रेस, फिर अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक गामा एक्स अल्ट्रावायलेट को हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी, फिर है विजिबल। ठीक है, विजिबल के बाद में जो है वो है इंफ्रारेड अवरक्त, इंफ्रारेड अवरक्त। उसके बाद अपन बात करें माइक्रोवेव, और लास्ट में रेडियो।
ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड एंड क्या, और कौन सी हो जाएगी, और हो जाएगी इंफ्रारेड, और ये सारी हो गई है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा इसको आगे। सुनना बात को, आप ऐसे गए ना, आप ऐसे गए, तो ऐसे गए तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी एनर्जी बढ़ेगी नहीं, ऐसे जा रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ रही है, लैम्डा बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगी तो न्यू क्या होगा, कम होगा। ऐसे जाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अपन को मेनली टारगेट करना है विजिबल को, जिसको अपन देख सकते हैं। विजिबल जो होती है वो देखो किस रेंज से लेके किस रेंज तक होती है। विजिबल होती है विबग्योर में, विबग्योर का मतलब समझ गए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में। कहां से लेके कहां तक होगी, लगभग 3800 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक की है। ठीक है, 3800 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम की है। तो इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ जो होगी वो ग्रीन वाले से ज्यादा होगी, ग्रीन वाले की वॉयलेट वाले से ज्यादा होगी, और न्यू ज्यादा किसकी होगी, वॉयलेट की, और रेड की न्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ तो बढ़ेगा लेकिन न्यू कम होगा, और विजिबल में विबग्योर, और 3800 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम है, बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करवाता हूं जल्दी से आपको। आज का पहला क्वेश्चन ही है ये, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले बोलना पड़ेगा ईएम वेव है, ठीक है ना, क्योंकि ईएम वेव भी जो है वो किसकी स्पीड से दौड़ती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो ईएम वेव का लैम्डा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, और पूछा क्या गया कि इसका न्यू क्या होगा, और क्या पूछा, न्यू बार क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा होता है, सी हो गया 3 इंटू 10⁸, न्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, लैम्डा हो गया 10⁻⁻10, तो न्यू बराबर 3/6 इंटू 10⁻15, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10⁻⁻7, ये होगा, ऊपर जाएगा 10⁻7 डिवाइड बाई 6, 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, ये आ जाएगा पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक स्टेशन है और एक इधर रिसीवर है, ये स्टेशन और एक रिसीवर है, इसके बीच की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, इसके बीच की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। 6 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की रेडियो वेव को, आवृत्ति की रेडियो वेव को रिसीवर से स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद करें और अपना आंसर चेक करना, ठीक है। देखो मेरे को तो बोला रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से चलता है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड से। मेरे को पूछा टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर होगी। अब मेरे को पूछा टाइम कितना लगेगा, तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई सी। डिस्टेंस कितनी है, 3000 मीटर, और 3 इंटू 10⁸8
इसका मतलब 10⁻⁻5 सेकेंड लगेगा। तो इसका क्या यूज है 6 मेगाहर्ट्ज? ये तो कुछ नहीं, ये तो प्रॉपर्टी है ओनली फॉर किसकी? रेडियो वेव की। इसका इस क्वेश्चन में कुछ भी यूज नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई? ये ईएम वेव्स के बारे में सारी डिटेल स्टडी अपन ने कर ली। अब अपन को ईएम वेव से ये तो वेव हो गया। पार्टिकल नेचर के ऊपर मैंने आपको दो चीजें बोली थी, एक तो प्लांक क्वांटम थ्योरी और एक अपन पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपन इन दोनों की बात करते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक करके एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी एक थ्योरी दी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। देखिए क्या होता है मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी। पॉइंट फॉर्मेट में अपन को चलना है। फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात करूं तो मैक्स प्लांक ये बोलता है, अगर ब्लैक बॉडी लेते हो, ये एक ब्लैक बॉडी है, कृष्ण विकिरण का है, तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो, इसका मतलब ये कभी नहीं समझे जो विकिरणों को अवशोषित करती है ना। ब्लैक बॉडी का मतलब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी, उन्हीं विकिरणों को वापस क्या करेगी? उत्सर्जित भी करेगी। आ रही बात समझ? अगर एक ब्लैक बॉडी लिया जाए, एक कृष्ण विकिरणिका ली जाए, एक कृष्ण बॉडी ली जाए, तो वो क्या करती है? रेडिएशन एमिट करेगी। रेडिएशन जब एमिट करती है तो वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करती है। ये देखो, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करती है। इन छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। तो मैक्स प्लांक ने क्या बोला? मैक्स प्लांक ने ये बोला, मैक्स प्लांक ने ये बोला, कोई भी ब्लैक बॉडी विकिरणों का उत्सर्जन सतत रूप में न करते हुए असतत रूप में करता है, असतत रूप में करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट, ब्लैक बॉडी ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, जिन्हें क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। अगर आपने प्रकाश ले लिया तो प्रकाश की स्थिति में क्वांटा को फोटोन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? फोटोन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो ये क्वांटा हो गया। और इन केस ऑफ लाइट, जब प्रकाश की स्थिति होगी तो इन क्वांटा को ही अपन क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। तो मैं ओवरऑल बात ये कहने वाला हूं, मैं ओवरऑल बात आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी ब्लैक बॉडी होती है, कोई भी ब्लैक बॉडी होती है, वो रेडिएशन एमिट जो करती है, रेडिएशन निष्कासित करती है, उत्सर्जित करती है, वो एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में करती है। उन पैकेट को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। और जब लाइट की बारी होगी तो इस क्वांटा को क्या बोलेंगे? फोटोन। तो अब आप समझ जाना, फोटोन एक ऊर्जा का छोटा सा पैकेट है, ऊर्जा का छोटा सा बंडल है। ठीक है। मैक्स प्लांक ने आगे क्या बोला? किसी फोटोन की ऊर्जा
किसी फोटोन की ऊर्जा उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है, आवर्ती के समानुपाती होती है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। हटाओगे तो ई बराबर एच न्यू। ये एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। क्या वैल्यू होती है इस प्लैंक कांस्टेंट की? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती। अच्छा, इसका और फॉर्मूला हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये फोटोन कब आता है? जब प्रकाश, प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए न्यू की जगह सी बाई लैम्डा, तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये हो गया। एन फोटोन की ऊर्जा चाहिए, एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, तो एन फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? ई बराबर एन एच न्यू। ये तो एक फोटोन की ऊर्जा है, एन फोटोन की चाहिएगी तो एन एच न्यू। अब सुने बात को, मेरे को मोस्ट ऑफ द केस में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चाहिएगा, तो एनर्जी मोस्ट ऑफ द केस में किसमें चाहिएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें चाहिएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं ये काम करूं ना, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, वैल्यू रख देता हूं, और वैल्यू रखता हूं तो E बराबर, वो एक अनिल कपूर की मूवी का गाना था ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, ये वाला गाना बनने वाला। देखो 1 2 का 4 00, एनर्जी E बराबर 1 2 का 4 00 अपॉन लैम्डा। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में पुट करोगे तो एनर्जी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बात ध्यान रखे, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और तुम्हें लैम्डा किसमें? एंगस्ट्रॉम में, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बात। अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। दो न्यूमेरिकल की बात कर चुके थे अपन पहले। प्लांक क्वांटम थ्योरी के ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अपन उसके बारे में बात करते हैं। लैम्डा 1 एक का दे रखा है 200 नैनोमीटर, लैम्डा 2 दे रखा है एक का 400 नैनोमीटर। आपसे पूछा है इनका E1 रेस टू E2 कितना होगा, ये पूछा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। E1 बाई E2 HC बाई लैम्डा मीन्स लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, 400 बटा 200, 2 रेस टू 1 ईयर आ गया। ठीक है, आगे देखो और क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मेरे को बोले सोडियम परमाणु को आयनित करने के लिए आयनित करने के लिए 310 नैनोमीटर का फोटोन पर्याप्त है, पर्याप्त है, तो सोडियम की आयनन ऊर्जा किलो जूल पर मोल में ज्ञात करो। ये पूछिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, पहले ऊर्जा तो ज्ञात करें कितनी चाहिएगी। तो मैंने कहा 1 2 का 400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्या? कितनी आएगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल। आपको ये तो एक सोडियम के लिए है, एक Na के लिए, एक मोल के लिए चाहिए, तो अब तो मोल पढ़ चुके हो ना। एक मोल के लिए कितनी हो जाएगी? 6.02 इंटू 10⁻23, ये जूल पर मोल आ गई। तो कितना आ गया? 6.4 इंटू 6 इंटू 10⁻4 जूल पर मोल। किलो जूल में चाहिए तो 64 इंटू 6 किलो जूल पर मोल, 384 किलो जूल पर
बोला जाएगा, ये कन्वर्ट ही तो करना है, सिंपल सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 5? मेरे से ये पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, देखो 60 वॉट के बल्ब से पावर दिया इस बार बल्ब का, 60 वॉट के बल्ब से 620 नैनोमीटर के फोटोन, 60 वॉट के बल्ब से 620 नैनोमीटर के फोटोन 10 घंटे में कितने उत्सर्जित होंगे? ये लो जी, ये 10 घंटे की जगह कितने भी क्वेश्चन टाइम पूछे ना तो सबका एक ही कंसेप्ट बन जाएगा। मैंने कहा एक बात बताओ मेरे को, एनर्जी तो दी नहीं इस बार, नहीं दी ना, कोई बात नहीं। देखो पावर दिया, तो पावर क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम, यही तो होता है। एनर्जी बाई टाइम होता है तो क्या होगा? ये नंबर ऑफ फोटोन बाई डिवाइड बाई टी, और ये हो गया एच सी बाई लेमडा, ये तो बात हो गई। अरे एन एच सी बाई लेमडा तो होता ही है ना, तो दोनों साइड टी से डिवाइड कर दिया। ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आ गया, ये क्या आ गया? फोटोन प्रति सेकंड, कितने फोटोन प्रति सेकंड है वो आ जाएंगे। और ये क्या आ गई? पावर कितनी? 60। ये लो, ये नंबर ऑफ फोटोन प्रति सेकंड को मैंने एनटी से लिख दिया। इसको मैंने एक काम किया, 12400 बट्टा क्या क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ना सर? हाँ, और इधर तो जूल चल रहा है, ऐसा यूनिट चल रही, बिल्कुल बात है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लो कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये हो गया 2। तो एनटी बराबर 60 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 3.2 आ गया। इतने फोटोन प्रति सेकंड आ गए, ये फोटोन प्रति सेकंड है। तो मैंने कहा देखो मेरे को तो क्या कैलकुलेट करना है 10 घंटे में, तो 10 आवर में फोटोनों की संख्या, 10 आवर में फोटोनों की संख्या, तो 10 आवर में कितने फोटोन हो जाएंगे? पर सेकंड इतने फोटोन हैं, तो एक सेकंड, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, इंटू 10 घंटे में होते हैं मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितने आगे? 1 2 3 4, तो सीधे ही लगा दो आप, 36 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 अपॉन 3.2। एक काम करो, इसको और हटाओ, पावर लगाओ 24, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 27/4 बेटा, 27/4 6, 6.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 फोटोन आ जाएंगे। नहीं आया समझ में? बोलो भैया, E बाई टी लिखा, E बराबर एन एच सी बाई लेमडा होता है। अब T का डिवाइड क्यों किया? पावर चाहिए था, एनर्जी पर सेकेंड पावर होती है, ये 60 हो गया। NT इसका फॉर्मूला 1 2 का 400, ये लिख दिया, इंटू 1.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ना एनर्जी, तो मैंने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये नंबर ऑफ फोटोन प्रति सेकंड आ गए ये वाले। अब मेरे को तो 10 घंटे में फोटोन चाहिए, तो एक सेकंड में इतने फोटोन जा रहे हैं, तो 10 घंटे में कितने जाएंगे? 10 घंटे में कितने सेकंड होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। बात आई समझ में? चले आगे, चलो ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गए। अब अपन बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जल्दी देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये वैसे बेसिकली तो पूरा फिजिक्स में पढ़ते हो तुम लोग। बेसिकली प्रकाश विद्युत प्रभाव कहां पे पढ़ते हो? फिजिक्स में। फिजिक्स में जितना पढ़ते हो उतना तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन और एक इक्वेशन है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं, सुनिए क्या होता है। अगर एक मैंने मेटल लिया ये इस टाइप से, मेटल का मतलब क्या होता है? उसमें धातु होते हैं और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लो इलेक्ट्रॉन हो गए,
ये इलेक्ट्रॉन। अगर किसी धातु की सतह पर अगर फोटोन आपतित किया जाए, ये क्या हो गए? फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। फोटोन गिराने से अगर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो करंट फ्लो होगी, करंट को बोलते हैं विद्युत। तो फोटोन गिराया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई, इसलिए नाम है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवर्ती या ऊर्जा का, देखो ऊर्जा जो होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ई समानुपाती न्यू। उपयुक्त आवर्ती या ऊर्जा का फोटोन आपतित करवाया जाए तो धातु की सतह से, तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एवं इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक या प्रकाश विद्युत, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मैं तो इसमें काम की चीज बोलूंगा। जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवर्ती या ऊर्जा का फोटोन आपतित करवाया जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एवं इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है बात। जब इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया ना, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले, सुनना बात कुड़न से। क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए बी वाले पार्ट में? मैं शॉर्ट में लिखूंगा ऑब्जर्वेशन, क्यों सारे फिजिक्स में पढ़ते हो बेसिकली। क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए? पहला ऑब्जर्वेशन आया कि फोटोन का जैसे ही गिरना हुआ, अगर उपयुक्त फोटोन हुआ, तो पहली बात सुने, उपयुक्त फोटोन हुआ तो फोटोन के गिरना हुआ और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना हुआ, कोई भी टाइम गैप नहीं होगा, कोई भी टाइम गैप नहीं होगा, समय अंतराल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी पूछ ले तो ऑब्जर्वेशन में आएगा नो टाइम गैप, समय अंतराल नहीं। कोई भी टाइम गैप नहीं आएगा। सेकंड नंबर, फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी। इस साल फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन था, इंटेंसिटी। बहुत सिंपल सा, मतलब आपको अगर बेसिक आइडिया भी हो ना डेफिनेशन होगा तो ही काम चल जाए। ठीक है, इतना सिंपल पेपर आया। मतलब केमिस्ट्री का बंदा कोई अगर है ना और वो अपना आईक्यू भी लगा लेना, फिजिक्स नहीं आती, कहते ना फिजिक्स नहीं आती, बिल्कुल बेसिक आइडिया भी लगा लेता ना, तो भी फिजिक्स में 25-30 क्वेश्चन ऐसे ही राइट हो जाते हैं। एक इंटेंसिटी का क्वेश्चन आया था, मालूम है ना? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? पर सेकंड। क्या? पर सेकंड इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं इंटेंसिटी। प्रति सेकंड, पर यूनिट एरिया,
कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वही पूछा था। उसमें ऊर्जा दे रखी थी, एरिया दे रखा था, इतना टाइम दे रखा था, शायद तक 2400 या ऐसा कुछ बन रहा था, जो भी डिजिट बन रहा था मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। प्रति सेकंड पर यूनिट एरिया पर जो प्रकाश गिरता है, जो ऊर्जा गिरती है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो मैंने बोला वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, क्या, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब करंट भी डिपेंड करेगी, करंट भी तो डिपेंड करेगी प्रकाश की तीव्रता पर। जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी करंट ज्यादा होगी। ये तुम पढ़ते हो कि करंट जो होती है वो इंटेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। केमिस्ट्री में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह भी बताएंगे, एक इक्वेशन लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, आइंस्टीन की इक्वेशन लिखूंगा। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपतित प्रकाश की किसकी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। और फोर्थ नंबर पॉइंट सुने, अपन ने बोला ना उपयुक्त फोटोन बोलोगे किसे, तो यहां पे दो डेफिनेशन आने वाली है, क्या, एक तो है देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यू नॉट। जिससे कम आवृत्ति पर, जिससे कम आवृत्ति पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेली आवृत्ति क्या है, वो न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति। और एक है देखो, देहली आवृत्ति अगर न्यूनतम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, मैक्सिमम। तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, उसको अपन बोलते हैं लैम्डा नॉट। तो देहली तरंग दैर्ध्य होती है अधिकतम आवृत्ति, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य पर, जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है, ठीक है। बात आ रही, बात समझ में। अब सुने बात को, अल्टीमेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। मान लो एक, मेरे को इस रूम से बाहर जाना है, मेरे को इस रूम से बाहर जाना है, मान लो इसके गेट पे चौकीदार खड़ा है ना, तो वो चौकीदार ऐसे जाने नहीं देता है, वो कहता 10 रुपए लूंगा मैं, जाना है तो। अब मैं हूं, मेरे को बाहर जाना है, तो मेरे पास सुटेबल फोटोन होना चाहिए ना, या मेरे को कोई ऐसे, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन क्या हो रहा है, बाहर से कुछ फेंक रहा है रुपए, तो या तो वो सुटेबल फोटोन फेंके, मतलब 10 रुपए या 10 रुपए से ज्यादा का फेंके। मेरे पास 10 रुपए आ गए तो मैंने उसको चौकीदार को दे दिए और बाहर निकल गए, यही तो बात हुई। अब वो सुटेबल फोटोन 10 रुपए है, वो सुटेबल फोटोन क्या है, 10 रुपए, वो देगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। आ रही बात समझ। अगर किसी ने 5 रुपए का दिया मेरे को फोटोन, तो 5 में चौकीदार जाने ही नहीं देगा। आ रही बात समझ में। 10 रुपए दूंगा तभी जाएगा। तो मैंने बोला कि जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गई। तो क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने न्यू कम रखा न्यू नॉट से, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो न्यू नॉट से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं होगा। अगर मैंने न्यू बराबर रख दिया न्यू नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बैठ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। और न्यू ज्यादा हो गया न्यू नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो भी होगा और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 तो केस ये ध्यान रखना। इसी टाइप से लैम्डा अगर लैम्डा नॉट से ज्यादा हो जाए, तो अधिक हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अगर लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो भी होगा, और अगर लैम्डा लेस देन है लैम्डा नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो भी होगा और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0 भी होगी। बात आई समझ में, बोलो आगे देखिएगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल तो अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूले बेस ही आएंगे,
लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इसमें। इस बार तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का काउंटेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा आपतित प्रकाश की जो आपतित फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो दो काम करती है। क्या क्या? एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी होती है, न्यूनतम ऊर्जा, उसको बोलते हैं कार्यफलन। भाई 10 रुपए देने ना गार्ड को, प्लस उसके बाद दौड़ेगा तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू। कार्यफलन क्या होता है? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को बोला था ये कार्यफलन जो होता है एच न्यू नॉट, धातु का कार्यफलन जो होता है फिक्स होता है, निश्चित होता है, जो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात ठीक है। अब सुने, मैंने कहा कार्यफलन मान लो 2 है, मैंने वहां से 5 का गिराया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 3 की हो गई ना, 3 की। अगर मैंने 10 का गिराया तो 2 तो यहां लग गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 8 की। तो क्या काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करी है क्या? आपतित फोटोन की ऊर्जा पर। और आपतित फोटोन की ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है? न्यू के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? न्यू के ऊपर। चलिए अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 5 करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने 4 धातु दिए आपको, ए बी सी और डी, और उनके कार्यफलन दे दिए फाई। कार्यफलन को किससे लिखते हैं? फाई से। और ये दे दिया जैसे 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये दे दिया 4.2 का, है ना, ये दे दिया 4.3 का, और ये दे दिया 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मैंने ऐसा बोला 310 नैनोमीटर का फोटोन गिराने पर, फोटोन आपतित करवाने पर कौन से धातु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित करेंगे? जल्दी बताइएगा साहब, जल्दी बताओ। तो सीधी सी बात है, 310 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेके आ जाओ, 1 2 का 400 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराया आपने, तो इससे ज्यादा अगर कार्यफलन जो है इससे ज्यादा हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। 5.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आवर्ती का फोटोन, आवर्ती का फोटोन किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर गिराने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.32 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। तो न्यू नॉट ज्ञात करो। तो क्या कैलकुलेट करना है? न्यू नॉट ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लगाओ सॉल्यूशन लगाओ। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही तो बात हुई है ना, सही बात है। तो अपन को न्यू नॉट कैलकुलेट करना है, तो न्यू नॉट हो जाएगा, देखो न्यू
माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एच। अरे काम करो ना, काइनेटिक एनर्जी इधर ले आओ फिर एच से डिवाइड कर दो, तो ये न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एच हो गया। न्यू कितना है बोलो, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एच कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। एक काम करो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻15 बच जाएगा ना। 10⁻15 को ऐसा लिख दूं क्या 13.2, ये 6.6 ये हो गया 2, 3.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर और देख लो। किसी धातु का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपतित फोटोन की वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य 3100 एंगस्ट्रॉम है या 310 नैनोमीटर है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। चलो वेग ज्ञात करो, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, मैं दो पार्ट में कर रहा हूं उस क्वेश्चन को, आधा यहां पे कर लूंगा और आधा यहां पे कर लूंगा, है ना। ठीक है, समझो बात को। मेरे का आपतित फोटोन की ऊर्जा बताओ पहले तो, 1,2 का 400 अपॉन लैम्डा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपतित फोटोन की ऊर्जा हो गई, तो E बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 4 माइनस 1.9 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन की आ गई। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², ये 2.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। तो v² बराबर 2 इंटू 2.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, पावर चली जाएगी 12 ऊपर। ठीक है, ये हो गया 3.2 इंटू 2.1 डिवाइड बाई 9.1 और 10 की पावर हो गई 12। एक काम करो, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये देखो 3 है और ये 2 है, 6/9, 6/9 का जो होगा वो पॉइंट में आएगा, तो स्क्वायर रूट लेना आसान काम नहीं है। तो एक काम करो, मैं ये दोनों पॉइंट हटा देता हूं और पावर रख देता हूं 32 इंटू 21/9 इंटू 10 की पावर 10। तो v कैसे लेके आऊंगा, दो v ऐसे लेके आऊंगा, 9 × 27 तो हो ही गया, पीछे बच गया 4, 5 हो गया 50, 9 × 5 = 45। इसका मतलब 3.5 है, 3.5 है तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 63। फिर उसका 63 का लिया मैंने 10 और ऐड करो, और तुम तो अल्टीमेटली 21 को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 70 प्लस कुछ समथिंग वैल्यू आएगी। क्या आएगी 70 के आसपास आएगी। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, 64 होता तो कितना होता 8, 81 होता तो कितना होता 9, तो 8 और 9 के बीच में कोई वैल्यू पकड़ लेना ऑप्शन में। और 10 की पावर 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो मैंने सिंपल सा क्या किया वो तो समझ में आ ही गया होगा, और हाफ mv² को किसके बराबर कर दिया एनर्जी के बराबर, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं ऐसा यूनिट में, तो v आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेना आना चाहिए बेटा, ठीक है बात। ये अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे क्या, बोर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट बात करेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल की कंप्लीट बात करने वाले हैं, ठीक है। रेडिएशन वगैरह इन सब के फॉर्मूले, फिर एक लेक्चर में करेंगे स्पेक्ट्रम वगैरह की बात करेंगे, ठीक है बात। यहां तक करना, नेक्स्ट लेक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल देख लेना, मैंने कराया नहीं है ना, वो आप देख लेना, मैं बोल दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ड्रॉबैक क्या था उसका, मैं लिखवाना भूल गया था, ठीक है। उसे आप देख ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपने पढ़ रखा होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब आऊंगा उस समय बोल दूंगा, ओके। चलो यहां तक कर लेना।